हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 81 है। ये आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले वाले 9 सम हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5। दो डाई है हमारे पास, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे? ब्लैक कलर डाई के लिए बी नाम दे दिया है और रेड कलर डाई के लिए आर नाम दे दिया है। दो डाई हैं, उनको रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम रहेंगे 36। कैसे? ब्लैक वाली पे 1 आ जाए और रेड वाली पे 1, रेड वाली पे 2, रेड वाली पे 3, रेड वाली पे 4, रेड वाली पे 5 और रेड वाली पे 6। अब ब्लैक वाले पे 2, बाकी सारे आउटकम। ऐसे ही टोटल कितने होंगे हमारे पास? 36 आउटकम होंगे। जैसे कि हम दो डाइस उछालते थे तब करते थे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, इस तरह से टोटल आउटकम कितने होते थे? 36। अब की बार क्या है, सिर्फ कलर्ड और दे दिए, ब्लैक और रेड कलर के हैं, इसीलिए B1 और R1 इस तरह से इनको डिनोट किया गया है। सैंपल स्पेस में हो गए 36 आपके पास एलिमेंट। अब हमें दो इवेंट मानने हैं और दो इवेंट कौन कौन से मानेंगे? एक तो क्या दे रखा है, ए सम ग्रेटर देन 9, कि वो जिनका जोड़ 9 से बड़ा हो। ग्रेटर देन 9 से बड़ा हो, 9 वाले नहीं लेने हैं। तो कौन कौन से आएंगे? 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 11 11 और 12। इवेंट ई जो हमने माना है, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6। और यहां से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 6/36। नेक्स्ट इवेंट हम क्या मानेंगे? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, कि ब्लैक पे 5 आना चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे? ये वाली रो आएगी। देखिए अब आगे एफ के एलिमेंट हम किस तरह से लिखेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एफ इवेंट हमने माना कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, तो 5 वाली रो ले ली। B5 में चाहे आर रेड पे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, हमें तो ब्लैक पे 5 लेना था। तो ये कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 6/36। अब हमारे पास ई भी है, हमारे पास एफ भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन के एलिमेंट निकाल लें। भाई सम भी क्या हो, दोनों का 9 से बड़ा हो, और ब्लैक पे क्या आना चाहिए? 5। तो कॉमन एलिमेंट क्या मिले हमें? 2 कॉमन एलिमेंट मिल गए। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपको E/F निकालना है या फिर F/E निकालना है। जो गिवन आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ब्लैक डाई पे 5 आए, यानी कि F आपको गिवन है। तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन इवेंट F इज ऑलरेडी अकर्ड। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी F। दोनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने रखी है, सिंप्लीफिकेशन किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपली हमने दो डाई को उछाला तो 36 हमारे पास टोटल आउटकम हुए। ई इवेंट और एफ इवेंट हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग माना, फिर देखा E/F निकालना है या फिर F/E निकालना है, और जैसे हमें पता चला कि हमें E/F निकालना है, फॉर्मूला उसका रखा, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज रिप्लेस करी और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा। बी पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। एक तो सम 8 आना चाहिए, और गिवन दैट, गिवन क्या है? रेड डाई रिजल्टिंग इन ए नंबर लेस देन 4। दो डाई थी ना हमारे पास, ब्लैक और रेड। रेड पे क्या है? नंबर जो आए वो 4 से लेस देन हो, यानी कि 1 2 और 3 यहीं तक रहे। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 36 ही रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था? दो डाई को उछाला था। अब ई और एफ इवेंट मान ले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक तो क्या मिलेगा? ऑब्टेनिंग द सम 8। लेट ई बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8। वो डाइस का पेयर ले लीजिए जहां पे जोड़ 8 आ रहा है। 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2।
तो यहाँ पे आपके पास E की प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1 2 3 4 5 5 by 36। अब F इवेंट देखें, रेड डाई रिजल्टिंग इन ए नंबर लेस देन 4 कि रेड पे क्या आए आपके पास 4 से छोटा आए। तो हमने जितने भी पॉसिबल आउटकम थे R1 R2 और R3 के सारे ही लिख लिए और ये हमारे पास टोटल बने 18। तो F की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 18 by 36। अब E भी है F भी है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट ढूंढ लेते हैं कि जोड़ भी 8 आए और जो R है रेड डाई है उसमें 4 से कम वाला नंबर हो, तो 2 ही एलिमेंट मिले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 by 36। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E by F निकालना है या F by E निकालना है। तो हम गिवन देखें, गिवन क्या है रेड डाई रिजल्टिंग इन ए नंबर लेस देन 4। हमारा इवेंट F क्या है गिवन है तो F आएगा डिनोमिनेटर में। हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, इसका फॉर्मूला और वैल्यू रिप्लेस कीजिए। ये हो गया आपके पास E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी क्या है 18 by 36, पलट जाएगी 36 by 18, 36 से 36 2 से काटा तो 1 by 9 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को उछाला गया। कंसिडर इवेंट्स, ई इवेंट के एलिमेंट है 1 3 5, एफ इवेंट के एलिमेंट है 2 और 3 और जी इवेंट के एलिमेंट है 2 3 4 और 5। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F और प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E। तो हमारे पास क्या है टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, डाई की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो 6 हो जाएंगे, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब E के एलिमेंट्स हमें गिवन है, हमने E की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। F के एलिमेंट हमें गिवन है, हमने F की प्रोबेबिलिटी निकालनी। E by F निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इनका इंटरसेक्शन भी चाहिएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट देखा, एक एलिमेंट कॉमन मिल गया तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। फॉर्मूला देखें E by F का क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 6, F की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 by 6, बट जब पलटेंगे तो 6 by 2 क्या आ गया 1 by 2। सिमिलरली हम ये निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 6, E की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 by 6, बटे में है तो पलट जाएगी, क्या आ गया आंसर 1 by 3। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, हमें इवेंट ऑलरेडी डिफाइंड थे और हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को रिप्लेस किया है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G by E। अब यहाँ पे E और G ये दो इवेंट हमें चाहिए, तो E इवेंट के एलिमेंट क्या है 1 3 5, टोटल आउटकम 6 है, ये E की प्रोबेबिलिटी होगी। G के एलिमेंट्स गिवन है तो ये G की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इनके इंटरसेक्शन की भी बात करें तो इनके इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन की भी क्या मिल गई हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब E by G का फॉर्मूला लगाया है, इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू रिप्लेस करी है और आंसर आ गया है 1 by 2। सिमिलरली फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ G by E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हुई यहाँ पे, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। सबकी वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यू रखी, सिंप्लीफिकेशन और हमें आंसर मिल गया। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अब डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F by G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F by G, ये दो चीजें निकालनी है। अब इसको निकालने के दो मेथड हैं। पहले फर्स्ट वाला मेथड देखिए, टोटल आउटकम हमारे पास 6 ही है, E के एलिमेंट हमें गिवन है, F के एलिमेंट हमें गिवन है, G के एलिमेंट हमें गिवन है
और हमारे पास ध्यान रहे पहले रफली हमें चाहिए किस किस की प्रोबेबिलिटी वो देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाय G का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, इन दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है यही, यानी कि हमें E यूनियन F इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी चाहिएगी और G की प्रोबेबिलिटी चाहिएगी। दोबारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ऊपर तो क्या आती है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ पे एक एलिमेंट तो ये है पूरा और एक G है, तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी। और नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में होता है वही, नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में होता है वही। अब इन इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जी की तो सीधी निकल जाएगी। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट कितने हैं 6, तो जी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 4/6। अब हम निकालते हैं E यूनियन F इंटरसेक्शन G में एलिमेंट कितने हैं। पहले E और F की यूनियन करते हैं, E के भी एलिमेंट लिखे हैं, F के भी एलिमेंट लिखे हैं, रिपीट नहीं किया है एलिमेंट्स को, ठीक है। उनकी क्या दिखाई है, G के साथ इंटरसेक्शन। अब इसमें और G में जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में है वो आएगी आपके पास E यूनियन F इंटरसेक्शन G। 3 एलिमेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 3/6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू रखा और सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है। इस क्वेश्चन में बच्चे मेन चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है, आपने फॉर्मूले को समझना है। E बाय F का मतलब ऊपर तो आएगी दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे आएगी नीचे वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे एक इवेंट आपके पास क्या था, E यूनियन F था, तो ऊपर तो आएगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी और डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी हो चुका है G उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है फिर तो आपने एलिमेंट्स निकालने और उनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस करना है। अब इसी को ही दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास E के एलिमेंट है, F के एलिमेंट है और G के एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बट जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा तो देखा कि ये जो आपका रिजल्ट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में भी होल्ड करता है। E यूनियन F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस पे है, G पे है, तो ये यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय G का मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय G की प्रोबेबिलिटी। F बाय G का मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में G की प्रोबेबिलिटी। E इंटरसेक्शन F बाय G का मतलब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय G की प्रोबेबिलिटी। अब सिर्फ आपने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है। G है, हमें G की प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 2 3 4, तो G की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 4/6। अब हमें E और G के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो E और G के इंटरसेक्शन में हमने देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है 3 और 5, तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 2/6, ये थी 4/6, डिनोमिनेटर में है पलट गया, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 2/4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, F इंटरसेक्शन G, तो पहले F और G के कॉमन एलिमेंट देख ले, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है 2/6, G की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6, ये पलटेगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/4। नेक्स्ट E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, पहले E और F की इंटरसेक्शन निकाली, फिर उसकी G के साथ भी इंटरसेक्शन की, और जैसे ही हमें एलिमेंट पता लग गए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, G की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 1/4, टेकिंग एलसीएम, और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंच गए। ये वही आंसर है जो हमने दूसरे तरीके से किया था तब आया था। आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ध्यान रहे, सिर्फ आपने कैलकुलेशन में जरूर ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन यूनियन लेते टाइम गलती नहीं करनी है। अब इसी का ही सेकंड पार्ट और था कि आपको ये और निकालना था, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। तो इसका फॉर्मूला यही होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, अभी निकाली थी, ये क्या है? 1/6 है। जी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6 है, बट डिवाइड में है तो ये 6/4 होगी। कैंसिल आउट किया, 1/4, और यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चे, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। हर नवजात बच्चा, जो पैदा हुआ बच्चा है, वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसा आप अज्यूम करके चलिए। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों लड़कियां हैं, गिवन दैट, अब एक इवेंट तो हमें गिवन होगा ना, गिवन दैट इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट, द यंगेस्ट इज द गर्ल, कि सबसे छोटी वाली लड़की है, और सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कि कम से कम एक तो लड़की है। तो पहले तो हम बात करें सैंपल स्पेस की, 2 बच्चों का सारा पॉसिबल आउटकम देख लीजिए, या तो दोनों लड़कियां हैं, पहली भी लड़की है, बाद वाली भी लड़की है, पहली लड़की है, बाद वाला लड़का है, पहला लड़का है, बाद वाली लड़की है, पहला भी लड़का है, बाद वाला भी लड़का है, 2 बच्चे हो रहे हैं फैमिली में, तो ये कंडीशन आपके पास पॉसिबल है। अब हम इवेंट मान लें, एक तो क्या होएगा? बोथ आर गर्ल्स, तो लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं तो एक एलिमेंट मिल रहा है, टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे चले तो नेक्स्ट क्या है? यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो एक इवेंट इसको मान लो। लेट बी बी द इवेंट दैट यंगेस्ट इज द गर्ल, कि छोटी लड़की है, बाद में लड़की हुई है सेकंड नंबर पे, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, यहाँ पे G2 का मतलब सेकंड नंबर पे लड़की हुई है। ठीक है, तो यंगेस्ट का मतलब छोटी वही होगी जो बाद में हुई है, तो इसके 2 एलिमेंट आ गए। बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बन गई है? 2/4। अब आपने A/B निकालना है या B/A निकालना है? गिवन की बात करते हैं, गिवन हमें क्या है? यंगेस्ट इज ए गर्ल, इवेंट B हमें गिवन है, तो हम निकालेंगे A/B। फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट हमने नहीं निकाला है, A इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ पे G1 G2 है, और यहाँ पे एक एलिमेंट मिल जाएगा G1 G2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? 1/4। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी है, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो पहली वाली बच्ची भी लड़की और बाद में भी उसकी लड़की होगी, या पहले नंबर पे लड़की हुई है, बाद में लड़का हो गया, या पहले नंबर पे लड़का हुआ है, बाद में लड़की हो गई है, या फिर पहले नंबर पे लड़का और बाद में भी लड़का ही हुआ है। यही पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स तो आ गए हैं 4। अब एक क्या कंडीशन थी कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां होनी चाहिए, तो दोनों लड़कियां हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। एक था यंगेस्ट इज द गर्ल, छोटी उन दोनों में से ना लड़की होनी चाहिए, यानी कि G2 आना चाहिए उसमें, दूसरे नंबर पे गर्ल आनी चाहिए, तो 2 एलिमेंट मिल गए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब गिवन हमें B था, तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। फॉर्मूला रखा, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। अब अगर सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो इसको C मान लेते हैं। C में क्या है? एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, भाई कम से कम एक लड़की हो, इसको छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं, तो एक तो एलिमेंट ये आ जाएगा, एक एलिमेंट ये भी आ जाएगा, और एक एलिमेंट ये भी आ जाएगा, तो हमारे पास C की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 3/4। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/C, क्योंकि C हमें क्या है? गिवन है। फॉर्मूला इसका,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है? हाँ, एक मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। सी की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, 3/4 पलट जाएगी और ये आंसर आ गया क्या? 1/3। ठीक है बच्चे, आपने क्या करना है, आपको इवेंट मिलते जाएंगे और आपने उनके एलिमेंट्स डिफाइन करते जाने हैं, सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना है कि निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू रिप्लेस और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है consisting of 300 easy true false क्वेश्चन। उसके पास 300 हैं आसान हैं और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 हैं बट डिफिकल्ट हैं और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है इजी हैं और मल्टीपल चॉइस हैं। 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 400 हैं बट डिफिकल्ट हैं एमसीक्यू। If a question is selected at random from the question bank, अगर इनमें से एक क्वेश्चन उठाया, what is the probability that it will be an easy question? कि ये easy question होगा। और given क्या है? It is a multiple choice question। given क्या है कि ये होना चाहिए आपके पास MCQ। देखिए जरा इसे कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारा डाटा था, इजी का, डिफिकल्ट का, ट्रू फॉल्स का, मल्टीपल चॉइस का, तो हमने एक टेबल सी बना ली ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इजी क्वेश्चन 300 हैं, ट्रू फॉल्स हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले 200 हैं। टोटल ट्रू फॉल्स के 500 क्वेश्चन हो गए। मल्टीपल चॉइस इजी 500 हैं, मल्टीपल चॉइस डिफिकल्ट 400 हैं, टोटल मल्टीपल चॉइस 900 हो गए। टोटल इजी क्वेश्चन 800 हो गए, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन 600 हो गए और ओवरऑल टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 1400 क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन के लिए ई इवेंट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए डी इवेंट है, ट्रू फॉल्स के लिए टी इवेंट है और मल्टीपल चॉइस के लिए एम है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें गिवन है कि जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस का है और हमें निकालना क्या है कि वो इजी होना चाहिए, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एम। Probability of getting an easy question given that it is a multiple choice question। फॉर्मूला लगाया, अब इनकी वैल्यूज निकालिए। E इंटरसेक्शन M, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। 500, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 1400। M का मतलब मल्टीपल चॉइस, अब हमें पता है टोटल मल्टीपल चॉइस कितने हैं? 900 हैं, टोटल 1400 क्वेश्चन है। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, 500 बटे में 1400, 1400 बटे में 900, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ गया? 5/9 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, सिर्फ डाटा बहुत ज्यादा दे रखा था बट लगाना हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही फॉर्मूला था। गिवन क्या है और उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ क्या रखी है, फिर उसका फॉर्मूला लगाया, गिवन डाटा से पता लग गया कितने क्वेश्चन थे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, वैल्यू रिप्लेस कर दी है और आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोविंग टू डाइस आर डिफरेंट। एक गिवन दे दिया आपको कि 2 डाइस को फेंका गया, जब 2 डाइस को फेंका गया तो टोटल आउटकम तो आपके पास क्या है? 36 है। अब उसमें से कंडीशन क्या गिवन है कि जो नंबर आ रहे हैं ना वो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब जो सेम सेम वाले नंबर है वो नहीं आ रहे। 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा और 6 नहीं आ रहा। अगर हम इसको कोई इवेंट माने तो यहाँ पे हमने इसको बी इवेंट मान रखा है, तो इवेंट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी 30 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अभी बताया क्या कि क्या कह रखा था कि जब 2 डाई को उछालें तो जो नंबर आए ना वो डिफरेंट होने चाहिए।
ठीक है, तो यानी कि सेम सेम वाले 6 नंबर घट गए आपके। बी में बी इवेंट हमने मान लिया, तो बी में टोटल एलिमेंट कितने हो गए 30, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 30/36। ठीक है, एक चीज और दे रखी होगी इवेंट, यस द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, कि वो लेने जिनका जोड़ कितना है 4 है, इसको हमने इवेंट ए मान लिया। तो इसमें 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 एलिमेंट मिले, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/36। ठीक है, साथ के साथ ए इंटरसेक्शन बी भी देख ले। ए और बी दोनों में कॉमन क्या आएंगे? अब देखो ए में क्या है 1 3 डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। 2 2 नहीं आएगा क्योंकि बी इवेंट में क्या था, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, और एक 3 1 आ जाएगा। 2 एलिमेंट मिल जाएंगे आपको ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 2/36। अब a बाय बी निकालना है या b बाय ए निकालना है? गिवन हमें b है तो हमें निकालना है a बाय b। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी 2/36, b की प्रोबेबिलिटी 30/36, अपॉन में है तो टर्म्स पलट जाएंगी। क्या आ गया 1/15 आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है। दोबारा देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को, 2 डाइस को उछाला गया, तो जैसे ही 2 डाइस की बात हुई टोटल आउटकम कितने आ गए 36। अब एक इवेंट तो हमने मान लिया क्या, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, कि जो 36 है उनमें से वो जिनका जोड़ क्या हो 4 हो, तो ये 3 ही एलिमेंट मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब एक इवेंट हमने मान लिया कि जो डाई पे नंबर आए ना वो दोनों सेम सेम ना आए, तो ये 6 हट जाएंगे, कितने बचेंगे 30 बचेंगे। अब चाहो तो उन 30 की लिस्ट भी बना सकते हो, इनको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर दोनों डाई पे सेम आ गए। कंडीशन क्या थी कि दोनों डाइस पे नंबर डिफरेंट आने चाहिए, तो बी में कितने एलिमेंट आ गए 30, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/36। दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या हो, जोड़ भी 4 हो और नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो यही पॉसिबिलिटी है। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और अलग अलग भी हैं, तो इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट आए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब a बाय b निकालना था या b बाय a निकालना था, गिवन वाला हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। फॉर्मूला देखा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रिप्लेस की और कैलकुलेशन करते ही हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग अ डाई। एक डाई को उछाला गया, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन, फिर डाइस को उछालेंगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई और नंबर आया 3 के मल्टीपल के अलावा, तो फिर टॉस ए कॉइन, फिर सिक्के को उछालेंगे। Find the conditional probability of the event the coin shows a tail given that at least one die show a tail। ठीक है, इस सिचुएशन को हम डायग्राम से समझते हैं। एक डाई को उछाला, या तो 3 का मल्टीपल आएगा या 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। 3 का मल्टीपल आएगा तो फिर डाई उछालेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, बट और अगर ये आए तो हेड या फिर टेल ही आएंगे, क्योंकि हम कॉइन को उछालेंगे। अब सारे पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ पे 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। ठीक है, तो ये आपके पास सारे एलिमेंट्स किस में जाएंगे, सैंपल स्पेस में जाएंगे। अब एक इवेंट इसको मानेंगे और एक इवेंट इसको मानेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हमने सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट लिख दिए कि 3 का मल्टीपल था तो फिर डाई उछालेंगे, ये भी 3 का मल्टीपल है तो फिर डाई उछालेंगे। अगर इनके अलावा कुछ आता है तो या तो हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा और हेड टेल आएगा। तो टोटल आपके पास ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल आपके पास 20 एलिमेंट्स आ गए। अब एक इवेंट आपको क्या दे रखा था, द क्वाइन शोज आ टेल।
क्वाइन पे टेल आना चाहिए, तो टेल वाले सारे उठा लिए हमने। 4 इवेंट बचे। ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 4/20। अब एफ इवेंट हमने मान लिया एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए, चाहे ज्यादा बार भी आए बट कम से कम एक बार आए। तो लिख लिया 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 या फिर 6-3, कम से कम एक बार आ रहा है ना। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आए, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है? 7/20। दोनों की इंटरसेक्शन देख लें। इंटरसेक्शन यहाँ पे एम्प्टी आ गई और इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। अब हमें क्या निकालना था? E/F या F/E? गिवन था हमारे पास एटलीस्ट 1 डाई शोज A3, F गिवन है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। फॉर्मूला रखा और इसकी वैल्यू ही क्या आ रही है? 0, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही क्या आ जाएगी? 0। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 16 एंड 17, 16 और 17 दो सम में आपने क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको आंसर्स दे रखे और आपने सही आंसर को चूज करना है। अब ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है और आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का फॉर्मूला, अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन ही नहीं है और सफिशिएंट डाटा भी नहीं है, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते। बट हम ध्यान से देखें तो B की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, और ऐसा आपके पास ऑप्शन सी गिवन है, तो यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, अगर ए और बी इस तरह से इवेंट्स हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A दोनों क्या है? बराबर है, देन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम गिवन का ही यूज करेंगे। जब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं तो हमने उनके फॉर्मूलाज लगा दिए। अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी या B इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी, ये तो एक ही बात है। कंपैरिजन से हमारे पास क्या आया कि दोनों ही इवेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी बराबर आएंगी और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपके पास क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। होप कि बच्चे आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।